बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो एक अच्छी खबर है कि जो भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर जिन्हें कतर में जासूसी का आरोप लगाते हुए मृत्युदंड दिया गया था, वहाँ की एक अदालत ने उनके मृत्युदंड को कम्यूट कर दिया, यानी मृत्युदंड को सजा, अभी पूरी तरह से माफ़ी नहीं किया लेकिन हाँ मृत्युदंड को जो है कारावास में बदल दिया है। अभी आजीवन में बदला है, कितने साल में बदला है ये नहीं है, यानी उनके जो जीवन के संदर्भ में जो 8 पूर्व नौसैनिकों के सामने संकट था वो दूर हो गया था। ठीक है, तो ये एक प्रमुख मुद्दा है, इसको हम समझेंगे, भारत कतर के रिश्ते को संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, जहाँ तक दूसरा न्यूज़ है ये पीआईबी में आया था कल पे, और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वो पूरे साल को लेके अपना एक आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ा का एक रिपोर्ट उसमें पीआईबी पे अपना किया है, उसमें बताया है कि कैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बजट में क्या प्रावधान थे और उस बजट के प्रावधान या पूरे साल में खाद्य प्रसंस्करण जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या उसमें क्या हमें उपलब्धियां मिली है, और उसी में हालांकि उसने कई 3-4 बताए हैं लेकिन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को समझेंगे क्योंकि वो एक प्रमुख योजना है किसानों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके। ठीक है, ये है। और जो तीसरा न्यूज़ है वो है आयुष्मान कार्ड योजना, जो कि 20 दिसंबर का डेटा है कि 28 करोड़ 45 लाख कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत बन गए हैं। उसमें 49% कार्ड जो है महिलाओं के हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है इसमें महिलाओं के कार्ड में बनाने में भी हिस्सेदारी में जो है लगभग बराबर की स्थिति है, और जो अस्पताल में जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें भी 48% जो है महिलाएं हैं, यानी उसका लाभ लेने में भी लगभग 50% के आसपास महिलाएं हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए ये तस्वीर महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 अक्टूबर के बाद जो उसमें मृत्युदंड हुआ था, भारत लगातार प्रयास कर रहा था, और 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर यानी जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं वो दोनों लोग मिलते हैं COP 28 में सम्मेलन में दुबई में, और उसके बाद 3 तारीख को पहली बार भारत के जो वहाँ के दूतावास हैं उनको उन लोगों से मिलने दिया जाता है, और उसके बाद जो है जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं उनको पहले अलग अलग कोठरियों में रखा गया था, बाद में ज्वाइंट, और फिर उनको एक बेहतरीन व्यवस्था दी गई थी। यानी ये 1 दिसंबर के ये प्रधानमंत्री और वहाँ के कतर के शेख का मिलना कहीं ना कहीं वो जो मसला था जो हमारे पूर्व नौसैनिकों के जीवन पे खतरा हो गया था, वहाँ की एक स्थानीय अदालत ने जासूसी का आरोप लगाते हुए, हालांकि ये भी मीडिया के तहत था, अदालत ने क्या आरोप लगाया था क्या चीज़ें थी ये पता भी नहीं था। ठीक है, तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं अभी जो जीवन का खतरा था वो टल गया है। अभी मामला है, इसमें कई सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। अभी उनको सज़ा का है कि उनको माफ़ी दिलाया जाए या उनको आगे लड़ा जाए, जो भी हो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बेहतर चीज़ है, भारत के लोगों के लिए और कूटनीतिक स्तर के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, इसमें हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि अभी भारत के पास क्या क्या मामला था। ठीक है, उसमें अभी क्या विकल्प है हमारे पास, इसके होने के बाद अब आगे क्या हमारे पास रास्ते हैं, क्या ये जो लोग हैं ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन हैं, ये वहाँ पे क्या काम करते थे, इन पे क्या आरोप लगा था, और भारत कतर के संबंधों को भी समझेंगे कि कैसे हमारे और कतर के संबंध जो है इस मसले को सुलझाने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। कतर की एक अपीली अदालत ने कथित तौर पर जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को दी गई मौत की सज़ा को कम कर दिया है, यानी अब मौत की सज़ा की जगह जो है अब उनको कुछ लोग कह रहे हैं उम्र कैद, कुछ लोग और कह रहे हैं वो दे दिया गया है। ठीक है, यानी अब उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये बातें कौन बता रहा है, भारत का विदेश मंत्रालय बता रहा है, और उसने कहा है कि हमने दहरा या अल दहरा ग्लोबल कंपनी है उसमें मामले में कतर की अपील अदालत में आज के फैसले पर गौर किया जिसमें सज़ा कम कर दी गई है, ये भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है। ठीक है, जहाँ तक इसको समझें कि ये मामला क्या है, तो पिछले ये
अगस्त से, पिछले अगस्त से ही जो है 2022 से ही ये लोग जो है 8 पूर्व नौसैनिक वहाँ के जेल में हैं, कतरी अथॉरिटी के अंदर में हैं। और एकाएक हमको सुनने में आता है कि 26 अक्टूबर को एक समाचार से भारत के लोगों को व्यथित कर देता है कि हमारे 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा कतर की एक स्थानीय अदालत दे देती है। और उसमें से एक जो हमारा अधिकारी है पूर्व नौसैनिक, पूर्व ही है लेकिन वो रहा तो है नेवल, हमारा जो वेटरन, वह इतना महत्वपूर्ण नागरिक था क्योंकि 2019 में भारत और कतर के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उसे सम्मानित भी किया जा चुका है। यानी उसमें से एक जो इन 8 लोगों में जो है लीडर था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मामला एक चिंता का विषय ही था। जब इस पे पूछा भी गया तो विदेश मंत्रालय का जवाब है कि हम इस स्थिति पर हम अचंभित हैं, हालांकि हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और वह गोपनीयता बनाए। क्योंकि देखिए वहाँ के जो हम अपने देश के जो मामले होते हैं, हमारे यहाँ की जो अदालतें होती हैं उसमें खुली बहस, चर्चा परिचर्चा सारी चीज़ें बताना होता है। लेकिन अमूमन जो जैसे कतर या जो ज़्यादातर खाड़ी देशों में हैं, वहाँ की जो अदालतें हैं वो शरिया के आधार पर चलती हैं, उनके बहुत लिमिटेड राइट्स मिले रहते हैं लोगों को। ऐसे में वो बहुत, जैसे कि सज़ा मौत की दे दी गई और पता नहीं चला, न भारत को लोगों को मिलने दिया गया, न उसके परिवार के लोगों को मिलने दिया गया, और न ही लोगों को पता चला कि आखिर किस आधार पे। हालांकि अब हमारे विदेश मंत्रालय को पता चल गई है कि क्या आरोप है, तो इसलिए वो लोग पूरी तरह से गोपनीयता बनाए हुए हैं। और कहा कि जो है हैरानी तो जताई, लेकिन उस समय दोनों पक्षों ने, यानी भारत और कतर दोनों पक्षों ने संवेदनशीलता को देखते हुए मामले पर गोपनीयता बरती थी। और वित्त मंत्री जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने भी कहा था कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको देख रहे हैं गोपनीयता के आधार पर। क्योंकि कई बार मामले क्या होते हैं कि मामले बिगड़ जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। और इसी दौरान जो है इनको जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो है भारत के लिए कौन से रास्ते उपलब्ध हैं, तो आप समझिए कि नवंबर में घोषणा की गई थी कि हम उस पर अपील करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और इसके बावजूद भी बहुत स्थिति नहीं बदलती है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री और वहाँ के कतर के अमीर दोनों मिलते हैं, और जो बताया जाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा एक बात कही गई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत अपने नागरिकों, कतर में रहने वाले अपने नागरिकों को लेके, वहाँ उनकी सुरक्षा को लेके चिंतित है। और निश्चित रूप से किसी देश के शासनाध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ, अभी हम देखेंगे कि भारत कतर का कितना संबंध है, किस तरह से वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। खासतौर से कतर भारत पे कितना निर्भर है और भारतीय लोगों पर उसकी कितनी निर्भरता है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वैसे भी देखा जाए तो एक एक्टिव भूमिका में है, लीडरशिप के रोल में है भारत, ऐसे में निश्चित रूप से 1 दिसंबर को ये बात होती है। और 3 दिसंबर को भारत के जो है जो वहाँ के राजदूत हैं विपुल नाम, उनको मिलने दिया जाता है, काउंसलर एक्सेस दिया जाता है। फिर उनकी जो उनके जेल के टर्म से ये भी आया था कि उनको पहले अलग अलग जगह पर रखा गया था, बाद में उन सबको आपस में 2 रूम, फिर उनको अपना एक क्लब व्यवस्था दे दी गई थी। यानी एक तरह से किसी एक बेहतर जगह पर उनको रख दिया गया था। ठीक है, और फिर अपीली अदालत ने जो है कल ही जो है, विदेश मंत्रालय कह रहा है, अब कल का मामला था कि परसों का था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कल बताया कि उनकी मौत की सज़ा को कम कर दिया गया, मौत की सज़ा हटा दी गई है, अब जो सज़ा है वो पे करेगा। देखिए भारत के सामने विकल्प क्या है, तो देखिए अभी इसमें बात ये चल रही है कि इसमें आगे भी डिप्लोमेटिक ही चीज़ें चलेंगी। क्योंकि एक मुद्दा ये है कि जो कतर के अमीर हैं वो ईद के समय में, या जब उनका जन्म का अपना वो कतर का वो जन्म का वो मनाया जाता है, उस दिन वो कई सारे लोगों को वो सज़ा माफ़ी करते हैं। तो परिवार के लोगों द्वारा अब सज़ा माफ़ी के लिए कहा जा सकता है। एक तो ये विकल्प है, इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो कूटनीतिक चैनल है वो इसमें मदद कर सकता है। दूसरा जो है ये है कि इसमें अगर एक धड़ा ये भी है कि अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि हमने गलती की है, तो हो सकता है कि मामले को और इसको दूसरे तरीके से हल किया जाए। तीसरा रास्ता ये है कि जो है हमारे और कतर के साथ जो है कैदियों का
अदला बदली का समझौता है। ऐसे में अगर माफ़ी नहीं भी दी जा सकती है तो हम उन्हें अपने यहाँ ला सकते हैं। फिर अपने यहाँ की जुडिशल सिस्टम में तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो है अगर कोई काज नहीं होगा तो वो आराम से छूट जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारे विकल्प हैं, इसमें से ज़्यादातर डिप्लोमेटिक हैं, क्योंकि देखा भी गया है कि प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप ही अंततः काम आया है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तेज़ी से बदल गई हैं, इतनी तेज़ी से बदली हैं और जिस तरह से जितनी तेज़ी से मृत्युदंड दिया गया था उतनी ही जो है तेज़ी से जो है मृत्युदंड की सज़ा को और में बदला भी गया है। तो ये मामला है। ऐसे में प्रश्न है कि ये भारतीय कौन है और कतर में क्या कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय हमारे 8 जो है पूर्व नौसैनिक हैं। इसमें से कैप्टन कमांडर पुरनेंद्र तिवारी हैं, इनको मैं बोल्ड ये कर रहा हूँ। कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं, ये सारे लोग थे। ये एक ओमानी नागरिक है, ओमान का ही वो नौसेना वहाँ के वायुसेना में रहा था। उसकी एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल। ठीक है, ओमान का नागरिक है। उसमें अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस है। यह जो है डिफेंस सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। तो ये उसी में ये लोग जो है काम कर रहे थे और जो कमांडर पुरनेंद्र तिवारी थे ये इसमें मैं उसमें मतलब जब ये सजा के पहले तक वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, और जो ओमानी नागरिक था उसका नाम भी कुछ इसी में है, खामिस अल अजमी, वो उसका चेयरमैन था। ठीक है, और ये जो पुरनेंद्र तिवारी हैं ये आप इनको इस तरह से समझिए कि ये अल दहरा कंपनी के प्रबंधक निदेशक थे और भारत कतर के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। और ये सम्मान वहाँ पे जो है कतर में दोहा में हमारे राजदूत भी थे और वहाँ के सेना के जो है जो इंटीरियर के जो मेजर जनरल थे वो भी थे, इन दोनों द्वारा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऐसे में क्या हो गया कि इनके ऊपर जो हुआ, इनके ऊपर जो आरोप लगे, वो जानना है कि इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये था कि ये लोग जो है जासूसी करने का बताया नहीं गया, लेकिन बाद में ये छन छन की बातें आई कि ये लोग जासूसी कर रहे थे। किसके लिए? खास तौर से इजराइल को लेके। ठीक है, और दूसरा जो मामला इसमें आया कि ये एक इतावली जासूसी किसकी कर रहे थे? इटली की एक पनडुब्बी है, छोटी पनडुब्बी, उसका निर्माण हो रहा था, उसमें ये लोग मदद कर रहे थे। तो ये बताया जा रहा था, ये आरोप लगा है कि इन लोगों ने इस तरह की खुफिया चीज़ें जो है लीक की है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये लोग जब वहाँ पे गए थे तो इनके पूरे एक्चुअल नाम, इनके पद नाम, ये भारतीय सेना में रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, इनकी सारी सूचना सही सही कतर के पास उपलब्ध है। ऐसे में सोचिए कि कौन सा व्यक्ति जो कहीं जासूसी करने जाएगा और अपनी सूचनाएं सही सही देके जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और मसले हैं जिनको हमें न जानना जरूरी है, न समझना जरूरी है। बस ये है कि ये इन पर आरोप लगा था, इसको लेकर इनको जो है इन पर उसी पर हुआ था। अब अगर हम समझें कि कैसे इसमें क्या काम आया हमारे, तो वो था कि भारत और कतर का संबंध। देखिए, भारत और कतर दोनों पुराने समय से संबंधी, अच्छा संबंध उन लोगों के बीच में रहा है। भारत के लगभग 8 लाख के आसपास जो है लोग जो है कतर में रहते हैं, जो कि कतर की जनसंख्या का काफ़ी बड़ा वो होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में और वहाँ के सामाजिक उसमें संस्कृति में उनकी काफ़ी भूमिका रहती है। उसमें कई सारे जो लोग भी हैं, अभी देखिए यही सारे लोग थे जो है वहाँ की रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, वहाँ की सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ की नौसेना को मजबूत करने के लिए ये सारे काम कर रहे थे। तो वो चीज़ें थी। साथ ही में अगर और संबंधों की मजबूती की बात करें तो 2008 में जो है, नवंबर 2008 में हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कतर की यात्रा करते हैं और इसके बाद रिश्तों में और सुधार होता है। और क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कतर यात्रा थी और उसी दौरान रक्षा के क्षेत्र में एक समझौता होता है और वो रक्षा का समझौता जो है भारत और कतर के बीच में एक, कह सकते हो, डिफेंस एक पिलर के रूप में काम करता है, जिसमें बहुत सारे दोनों देशों के बीच में कई सारे संयुक्त अभ्यास और इस तरह की चीज़ें की जाती रही है। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम व्यापार के उसमें देखा जाए तो 2021 में अगर आंकड़े हैं, भारत कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थलों में से एक था। यानी
शीर्ष 4, लेकिन देखा जाए तो तीसरा स्थान है। यानी जो कतर किसी दुनिया को जो निर्यात करता है उसमें जो सबसे ज़्यादा निर्यात, वो तीसरा स्थान भारत का था। ठीक है। और जो ये कतर से जो आयात होता है, मतलब कतर जो आयात करता है उसमें भी तीसरा स्थान 3 स्रोतों में से एक भारत है। यानी कि अगर देखा जाए तो व्यापार जो है 15-16 अरब डॉलर के आसपास है। उसमें से ज़्यादातर हम कतर के लिए है भी उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ से हम पेट्रोलियम मंगाते हैं, पेट्रोलियम से भी ज़्यादा गैस मंगाते हैं, नेचुरल एलएनजी मंगाते हैं। और भारत के कुल एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का हम आधा के से आसपास जो है हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट करीब जो है वहाँ के टोटल उनके जीडीपी का लगभग देखा जाए तो 7% के आसपास पड़ता है। ऐसे में कहीं न कहीं भारत कतर का जो है आर्थिक दृष्टि से भी संबंध है, और कहीं न कहीं ये संबंध भी लीवरेज भारत को प्रदान कर रहा है वहाँ के साथ जो है वो चीज़ें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 लाख वहाँ के लोग हैं, और ये मामला भी आया था कि इसके बाद जैसे भारत ने भी अपने वहाँ के लोगों से कह दिया था कि जैसे इजराइल भी 1 लाख लोगों को मांग रहा है, ताइवान मांग रहा है, तो ऐसे में कतर के लिए एक मुश्किल कई सारी और चीज़ें आई थी। जैसे कि बहुत सारे थोड़ा बहुत अगर बता दें तो जो कतर एयरवेज है जो उनका उसके टैक्स को लेके कई सारे मामले पहले भी आए थे। तो कई बार ये कहा जा रहा है कि उसको लिवरेज के रूप में ये चीज़ें लाई गई है। ठीक है। अल जजीरा चैनल को लेकर ये सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए। कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल की वजह से हमारे सैनिकों की मृत्युदंड की सज़ा को उसमें अन्य सज़ा में बदला गया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वह जो है अपने सकुशल घर वापसी कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए, इस पॉजिटिव नोट के साथ हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो जैसा होगा हम आगे बताएंगे। अगला न्यूज़ है वह यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लेके जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 2023 के लिए जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, जो प्रमुख आंकड़े हैं, वो पीआईबी में प्रकाशित किया है। उसको हम निम्न जो जैसे देखा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व क्या है। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण जो होता है उसमें क्या होता है कि जो खाद्यान्न होते हैं उनको उनकी ग्राइंडिंग, मिक्सिंग या कुछ और चीज़ बनाना, उनको सेफ रखना, है ना, वो सारी चीज़ें होती है जिसमें खाद्यान्न की जो रॉ फूड मटेरियल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है या उसको भोजन के रूप में तैयार करना है। ठीक है। जैसे कि गेहूं वो खाद्यान्न है, उसको अगर आपने आटा बना दिया तो वो प्रोसेसिंग हो गई उसकी, उसका आपने ब्रेड बना दिया तो वो और प्रोसेसिंग होगी, उसमें और वैल्यू एडिशन हो गया। उस ब्रेड के साथ आपने कुछ और बना दिया तो वो और वैल्यू एडिशन हो गया। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कुछ सब्जियां हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनको फ्रोजन कर दिया, है ना, या कुछ फल हैं उनका अचार बना दिया, उनका जैम जेली बना दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए जो है एक तो खाद्यान्न की गुणवत्ता यानी खाद्यान्न या भोजन बना देना है, दूसरे उसकी गुणवत्ता या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू या उसमें इस तरह से चीज़ें करके कुल मिला के जो मैन मेड प्रक्रिया द्वारा उसको भोजन को विभिन्न रूपों में सकारात्मक दृष्टि से बदलना जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। और कहीं ना कहीं किसान भारत में दुनिया के भी क्षेत्रों में और भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और कृषि क्षेत्र जो है वो कह सकते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा लेबर फोर्स के लिए जाना जा रहा है, और उसमें भी जो काम आता है वो सीजनल आता है। ऐसे में अगर हम कृषि क्षेत्र को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को पूरे वर्ष भोजन मिल सकता है, और साथ ही साथ उनके उपज का बेहतर कीमत मिल सकता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर कोई आम बेच रहा है या कोई हरी मटर बेच रहा है तो उसको हो सकता है कि चूंकि जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, पेरिसेबल आइटम्स है, सब्जियां इस तरह, वो कम रेट मिले, लेकिन ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो, कम रेट मिले। लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर दिया जाए, उसको किसी खाद्य पदार्थ में बदल दिया जाए या उसको फ्रोजन कर दिया जाए, तो एक तो वो लंबे समय तक रह सकता है और उसको बेहतर दाम भी मिल सकता है, साथ ही में हम अपने फसलों के नुकसान को भी बचा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी डायनामिक चीज़ है, जो कि उद्योग को भी बढ़ावा देता है, लेबर फोर्स को भी बढ़ावा देता है, और
अंततः जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हो कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हमारे जो पेपर 3 है उसमें एक महत्वपूर्ण ये फूड प्रोसेसिंग जो चैनल है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ये आता है। ठीक है, आइए देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि आय बढ़ाने और गैर कृषि रोजगार सृजित करने, कृषि क्षेत्र को संरक्षित करने और बुनियादी ढांचे में कृषि और गैर निवेशी के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन में फसल के बाद नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कृषकों की आय बढ़ाता है, कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजित करता है, कृषि खाद्यान्नों का जो है संरक्षण करता है और साथ ही में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे जो है खाद्यान्न फसलें या कृषि क्षेत्र में जो है जो नुकसान होता है वो कम से कम किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका मल्टीपल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है वह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कई पहल शुरू किया गया है। ठीक है, और इसने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या पहल है, क्या क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहली बात तो बजट के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उल्लेखनीय बजट की वृद्धि की गई है। जैसे देखिए, इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, फिर भी आपको देख लीजिए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, वर्ष 2023-24 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए 3287 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और ये 22-23 यानी पिछले साल 1901 करोड़ से 73% की वृद्धि है। यानी कि कहीं ना कहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने बजट में 73% की वृद्धि की है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार खाद्य प्रसंस्करण चीजों को कितना महत्व दे रही है। ठीक है, राशि देख लीजिए, लेकिन उसके परसेंटेज की 73% की ग्रोथ, हमारी जीडीपी 7% बढ़ रही है ना, लेकिन सरकार ने इसके बजट के लिए 73% इसके खर्च को बढ़ाया है। ठीक है ना, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उपलब्धियों से जो इसमें बताई गई है कई सारी है। जैसे देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2014-15 में 1,34,000 करोड़ था। यानी कि देश के जो टोटल वैल्यू एडिशन में योगदान जो है 2014-15 में 1,34,000 करोड़ रुपए था। अब 21-22 में यानी कि 7 साल बाद ये बढ़ के 2,08,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि देखा जाए तो काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही में 2014 से 2023 के दौरान इस क्षेत्र में 6.185 अरब डॉलर का एफडीआई इक्विटी आया है। यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी इस क्षेत्र में पिछले 9 सालों में 6.18 यानी इसको अगर 85 के आसपास करेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ का अगर मोटा मोटा लगभग एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कृषि निर्यात में अगर देखें कि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी, तो जो 2014-15 में 13.7% यानी जो कुल कृषि निर्यात करते थे उसमें जो प्रसंस्कृत खाद्यान्न था वह 13.7% था, वह बढ़ के 2022-23 में 25.6% हो गया है। इससे होता क्या है कि जैसे हम गेहूं निर्यात कर रहे हैं और हम आटा निर्यात कर रहे हैं या दलिया निर्यात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है, यानी हमारी निर्यात की राशि और हमारी लाभप्रदता भी बढ़ जाती है। साथ में किसानों को या जो उससे जुड़े हुए लोगों को अलग रोजगार तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उल्लेखनीय वृद्धि है। साथ ही में जो कुल पंजीकृत और संगठित क्षेत्र हैं भारत में, जो रजिस्टर्ड क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, उसमें 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन है? ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये 12.22% रोजगार संगठित क्षेत्र का दे रही है। यानी कि ये बता रहा है कि कैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में न केवल हमें निवेश भी आ रहा है, हमें जो है रुपया जीडीपी में योगदान भी बढ़ा है, निर्यात में भी योगदान बढ़ा है, रोजगार में भी इसका योगदान देखा गया है। ठीक है, और
एक योजना है, वैसे ढेर सारी उसमें योजनाएं थी, लेकिन एक योजना है जो यहाँ पे जानना चाहिए, वह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यह 14वें वित्त आयोग यानी जो 16 से 20 के लिए दौर में था, उसी समय शुरू किया गया था। इसमें 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से बाद में इसे बढ़ा दिया गया है 15वें वित्त आयोग यानी 2025 तक के लिए, उसमें 4600 करोड़ रुपए और इसमें जोड़ दिया गया। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग या इस तरह के इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। और जनवरी 2023 से अब तक, इस वर्ष ही अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के विभिन्न घटक के तहत कुल 184 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कुल 110 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप 13.19 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता हो गई है। यानी कि कहीं न कहीं हमारी जो है प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, 13.19 लाख मीट्रिक टन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन फिर भी हम इतना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रसंस्करण करने की क्षमता हमें प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना से मिली है। साथ ही में इस स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 3360 करोड़ रुपए का निवेश की उम्मीद है। और इस निवेश से होगा क्या, हमारे 3,85,000 किसानों को लाभ होगा और साथ ही में 62,000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सिर्फ ये एक साल की जो 110 परियोजनाएं या 184 परियोजनाओं की जो मंजूरी दी गई है। और इससे लाभ क्या हो रहा है भाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। तो फूड प्रोसेसिंग योग में इसमें क्या होला कि कृषि उपज की कीमतों में वृद्धि हो रही है और इसके घाटे में कमी आ रही है। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर जैसे कोई सामान किसान उत्पादित करता है, आप समझो कि आलू उत्पादित किया या प्याज उत्पादित किया या और भी चीज़ें, उसमें क्या होता है कि किसान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे वो रख सके या उसको संरक्षित कर सके या उसे सुरक्षित कर सके। ऐसे में क्या होता है कि हमारा 20 से 25% जो है खाद्यान्न का नुकसान हो जाता है। और अगर हम प्रोसेसिंग सुविधा और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं इसके कारण, तो इसमें हमें लाभ मिल रहा है। एक संस्था है नैपकॉन, इसकी जो मूल्यांकन अध्ययन आया है वो बता रहा है कि जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं अगर वो पूरी हो जाएं, और उसमें पूरी नहीं बल्कि 60-70% ही अगर पूरा हो जाए जितनी स्वीकृत परियोजनाएं हैं, तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में 70% कटौती आ जाएगी जो उसके अपशिष्ट या जो उसका नुकसान हो रहा है। यानी जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो चीज़ें हमारा नुकसान हो जा रहा है उसमें 70% की कसौटी, और पशुपालन के क्षेत्र में 85% जो है अपशिष्ट, यानी जो हमारे दूध जो पशुपालन के क्षेत्र में जो हमारे उत्पाद हैं वो जो नुकसान हो जा रहा है उसको बचाया जा सकता है। जो कहीं ना कहीं ये बताता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का महत्व। ठीक है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, उसको आप ये मत देखिएगा कि ये कैसा है। कई बार यूपीएससी में वैसे ही टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है जन आरोग्य कार्ड के बारे में है। यानी इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात की जा रही है। यह अभी जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आई है कि जो दिसंबर तक 20 दिसंबर तक जो 28 करोड़ 45 लाख कार्ड जन आरोग्य कार्ड जारी किए गए हैं, उसमें 49% कार्ड महिलाओं के लिए हैं, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कह सकते हो कि जो जन आरोग्य कार्ड है ये क्या है, ये गरीबों को समानता के आधार पे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सक्षम बनाना है। उससे क्या होगा, इस योजना के पहले क्या होता था कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता था, गंभीर रूप से बीमार होता था, तो वो बीमारी का इलाज कराने के साथ साथ वो गरीबी में ही और चला जाता था। इसमें सरकार ने एक योजना लाई थी 2018 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत क्या था कि जो इसी बीमारी के दोहरे प्रकोप से रोकना, यानी जो बीमारी का खर्च आ रहा है और खासतौर से जो उसका रोजगार और इस तरह के हानि आ रही, जो यानी परिवार गरीबी में चल रहा है, इस दोहरे आघात को रोकना था। उसके लिए ये बना था कि लगभग 14 करोड़ परिवार यानी 55 करोड़ लोगों को एक बीमा देना था। उसमें 14 करोड़ परिवारों को, हर परिवार के लिए था कि
5 लाख रुपए एक वर्ष तक के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि नॉर्मल इलाज नहीं, जो द्वितीयक यानी जो थोड़ा गंभीर टाइप की बीमारी हैं उसके इलाज के लिए बीमा राशि थी और उसको अब कार्ड के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें 28 करोड़ 49 लाख कार्ड 20 दिसंबर तक बन चुका है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और अगेन ये हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है तो बता ही दिए हैं कि ये बता ही रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 दिसंबर तक 28 करोड़ 45 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और उसमें से भी 49% महिलाएं हैं और कुल अधिकृत अस्पतालों में, यानी जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उसमें काफ़ी संख्या है, अभी नीचे देखेंगे, उसमें जो भर्ती के मामले हैं उसका 48% महिलाओं ने इलाज किया है। यानी कहीं ना कहीं लिंग समानता को भी यह योजना, जो कि एक पहले से भी एक समावेशी योजना है, यह एक और विभेद यानी जो लिंग विभेद है उसको भी दूर करने वाली है। और इसको आप सामान्य न्यूज़ मत समझिएगा कि अरे इसमें क्या है। अगर आप कोई भी स्वास्थ्य के आंकड़े देखेंगे तो वह जो भी स्वास्थ्य के आंकड़े हैं, कैंसर से लेके सब कुछ, वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा झुकी होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, अंततः जो है परिवार में आदमी बच्चे पर ध्यान देता है, जो आय प्रदान करता वो, और जो ऐसा काम करता है जिसको बहुत आय नहीं होता उसके स्वास्थ्य को अक्सर अनदेखी, ठीक है, होती रहती है। ये स्वास्थ्य का क्षेत्र भी लैंगिक विषमता के साथ जुड़ा हुआ है भारत का, वो भारत या किसी भी विकासशील देश में। ऐसे में अगर ये 49% महिलाओं के पास कार्ड है और 48% लाभ ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोर लैंगिक विषमता है उसको भी दूर करने में ये मदद करेगा। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से हमें समझने की जरूरत है। आयुष्मान कार्ड का महत्व क्यों है? देखिए, जो आयुष्मान कार्ड है वो आज निष्पक्षता से, पात्रता से, सशक्तिकरण का प्रतीक है। यानी जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी रजिस्टर्ड अस्पताल में जाके अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो अधिकार के आधार पे अपना इलाज करा सकता है। हालांकि कुछ एक घटनाएं आती रहती हैं, जैसे सफदरजंग अस्पताल के कुछ मामले आए थे जिसमें भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन वो उसके आधार पर इतनी बड़ी योजना को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये गरीब और वंचित परिवारों को आश्वासन देता है कि बीमारी और इसके इलाज पर आने वाले भारी भरकम खर्च के दुर्बलकारी प्रभाव की दोहरी मार से वह उनकी रक्षा करेगा। ये कहता है मैं हूं ना, यही तो है हेल्थ इंश्योरेंस। यानी जो हम पैसा देके, जो ज़्यादातर लोग पैसा देकर जो वो मानसिक शांति चाहते हैं, सरकार ने इस योजना के तहत समाज के सबसे निचले पावदान यानी पूरी आबादी के लगभग 40% यानी लगभग 55 करोड़ लोगों को ये मानसिक जो है शांति देने के लिए सरकार की ये योजना है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 11,813 निजी अस्पताल हैं और कुल 26,901 अस्पताल शामिल हैं और ये जो है लाभार्थियों को इसके तहत सेवाएं प्रदान करते हैं। और पिछले साल का जो आंकड़ा है उसमें देखा गया है कि आयुष्मान भारत पीएम इस योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय के 5.7 करोड़ अस्पताल भर्ती मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यानी कि 5.7 करोड़ लोग अस्पताल में इलाज कराए और उसमें जो खर्च आया वो 70,000 करोड़ रुपए आया। यानी अगर ये नहीं होता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं होता या कार्ड नहीं होता, तो क्या होता कि ये इलाज पे उस परिवार को ये 7,000 करोड़ रुपए तो खर्चा करना ही पड़ता। उसके साथ साथ और जो दोहरे मार के तहत इन वंचित परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जेब खर्च की बचत हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे ये योजना बड़े पैमाने पर जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको मानसिक शांति देती है और कई सारे सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट है उसके तहत ये उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। ये प्रधानमंत्री JAY 23 सितंबर 2018 को रांची में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की द्वारा वित्त पोषित यानी इसका जो भी प्रीमियम आता है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार उसका वहन करती है। हालांकि इसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है। यह दुनिया की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
इसका लक्ष्य क्या है? 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, जो कि भारत की निचली आबादी, नीचे से ये लेता है, ये ऊपर से नहीं लेता। जैसे ना प्रधान गांधी जी कहते हैं वो जंतर देते हैं, तो ये नीचे से लेता है। भारत की निचली 40% आबादी, ये जो लगभग 55 करोड़ आते हैं, इनको माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती आदि करता है। और कहीं न कहीं जो इसका चुनाव, कि परिवारों का चुनाव कैसे होता है, तो 2011 की जो जनगणना थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना, जिसके डेटा जो है उसके आधार पे, और कुछ और वंचना वाला फैक्टर होता है, उसके आधार पे इसके लिए लोगों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ऐसे पहले होता क्या है कि ये पहले क्या था कि जैसे परिवार के कोई लोग हैं, एक कार्ड बनता था, अब वो कहीं और चला गया है, तो उसको नहीं लाभ मिल रहा। तो सरकार की योजना है कि जितने लाभार्थी हैं, यानी लगभग 55 करोड़ कार्ड बनाना है कि हर व्यक्ति के पास अपना कार्ड हो, वो कहीं भी रहे। परिवार गांव में है तो गांव के आसपास का इलाज ले ले, वो कहीं शहरों में है तो वो वहां भी अपना इलाज ले ले, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रह पाए। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत ही क्रांतिकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजना है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।